प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज हम दूसरी पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है फायर एंड आइस। उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार सीबीएसई ने आपके एग्जाम्स को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है और नवंबर के मंथ में ही आपके एग्जाम्स हैं, जो आपका सारा एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होने वाला है। आपको पता होगा एमसीक्यू क्या होते हैं, जहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आपको एक को सेलेक्ट करके आंसर करना होता है। और ओएमआर शीट्स भी आपको दी जाएंगी जिसके अंदर आपको उस करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना होगा। तो आप घबराइए नहीं, बस आप इस वीडियोस को जो मैं शेयर कर रही हूँ उसको फॉलो करते जाइए। श्योरली आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं अगर आप ध्यान पूर्वक इन वीडियोस को सुनते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी बच जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे कभी भी आप वो क्वेरी पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं दूसरी पोएम से जिसका टाइटल है फायर एंड आइस। ये भी आपकी बुक की फर्स्ट यूनिट में ही है। जो बुक आपकी है फर्स्ट फ्लाइट, उसी ही बुक में फर्स्ट यूनिट में आपकी 2 पोएम्स है। इसमें से दूसरी हम एक कर चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो। दिस इज द नेक्स्ट पोएम, फायर एंड आइस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और प्लस पॉइंट ये है कि ये पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। तो हमारी टोटल 4 पोएम्स आ रही हैं फर्स्ट टर्म में, और उसमें से 2 पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये पोएम के पोएट कौन है, तो आपके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही पोएम है। मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मॉडर्न इरा के पोएट हैं। ये नेचर के ऊपर बहुत लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने किसके बारे में लिखा है? फायर और आइस के बारे में लिखा है। तो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा यहाँ पे फायर और आइस मतलब क्या है। फायर, आपको पता है फायर क्या होती है, लेकिन यहाँ पे पोएट ये कहना चाहता है कि फायर फायर को वो किसी से रिलेट कर रहा है, वो किसी से सिंबलाइज कर रहा है। फायर वो कह रहा है कि फायर मीन्स डिजायर। डिजायर मीन्स जैसे इंसान में, एक आदमी में एक इच्छा होती है कि वो और लेना चाहता है लाइफ में। उसको जो मिल जाता है वो उससे उसको संतुष्टि संतुष्टि नहीं हो पाती है। ही वांट्स टू अर्न मोर एंड मोर एंड मोर। अब जब वो इतना डिजायरस हो जाता है तो क्या होता है, वो भूल जाता है किसी के भी बारे में। वो किसी की भी फीलिंग्स की केयर नहीं करता है और सिर्फ अपने डिजायर के पीछे भागता है। तो फायर का मतलब क्या है यहाँ पे? डिजायर। मैंने यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हैं क्योंकि एमसीक्यू में आ जाते हैं कि फायर स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो आपको तीनों पता होने चाहिए। कि हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए फायर स्टैंड्स फॉर, और उसमें डिजायर ऑप्शन ही ना हो, तो आप कहोगे तो हमें डिजायर बताया गया था, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। तो डिजायर का एक सिनोनियम भी होता है, सेम मीनिंग होता है, एवरेस। एवरेस मीन्स जब आपको एक्सट्रीमली किसी को किसी बात का ग्रीड है, किसी को कुछ लालच है, कुछ वेल्थ कमाने का, कुछ मनी कमाने का, ठीक है, उसको भी हम बोलते हैं एवरेस्ट। ऐसा ही एक तीसरा वर्ड है जिसे हम बोलते हैं ग्रीड। ग्रीड भी क्या होता है? लालच। लालच मनी कमाने की, वेल्थ कमाने की, शोहरत कमाने की। तो फायर का यहाँ पे क्या मतलब है कि एक पर्सन जिसको कुछ डिजायर है, जो कुछ ना कुछ चाहता है अपनाना। और देखो बेटा क्या होता है, जब एक चीज हमें मिल जाती है तो हमारा डिजायर वहां खत्म नहीं होता है। हमारा डिजायर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जो कि खतरनाक बन जाता है दूसरों के लिए। तो एक फायर का मतलब, इस यहाँ पे फायर का मतलब समझ आ गया, डिजायर, एवरेस्ट और ग्रीड। आपको तीनों वर्ड्स पता होने चाहिए, आप नोट कर लीजिए। ऑन दी अदर हैंड, आइस का क्या सिंबल है? आइस का क्या सिंबलाइज करता है? आइस मीन्स कोल्डनेस। अब आप लोगों की कोल्ड तो अच्छी बात है। कोल्डनेस मीन्स कि हम किसी के लिए कोई वार्म फीलिंग्स नहीं रखते हैं, हम किसी के लिए कोई फ्रेंडली फीलिंग्स नहीं रखते हैं, हम उसके लिए अनफ्रेंडली हैं, हम उससे नफरत करते हैं, हम उसे हेट करते हैं। अगर हम किसी को हेट करते हैं, हम क्या करते हैं, इतना ज्यादा हेट करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम उसका कोई नुकसान ना कर जाए, या उसके उसके से बदला निकालने के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं, तो वो फीलिंग्स भी वो गलत हो जाती है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि आइस का क्या मतलब है? कोल्डनेस, मतलब कि हम किसी की फीलिंग्स की केयर नहीं कर रहे। फीलिंग ऑफ हेटरेड, किसी से नफरत करते हैं बुरी तरह से। और हम रिजिड है। रिजिड मीन्स हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं, जो हम चाहते हैं वही हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर एंड व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर। ये तीनों तीनों वर्ड्स आप याद कर लीजिए। डेफिनेटली इसी में से वर्ड्स आएंगे, इसके बियॉन्ड जाने में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि जब हमने टाइटल को इतने डिटेल में समझ लिया है कि तो पोएट क्या कहना चाह रहा है। पोएट कहना चाह रहा है कि देखो, ये हमको सब मानते ही हैं कि अर्थ जो है वो एक दिन एंड होने ही वाली है। वन डे द अर्थ विल एंड। तो अर्थ किस रीजन से एंड होगी, पोएट उसके लिए एक फोरकास्ट कर रहा है, उसके लिए एक सोच रहा है कि कैसे हो सकता है, अर्थ खत्म कैसे हो सकती है। तो वो पहले सोचता है कि अर्थ जो है फायर से खत्म हो सकती है। अब देखो बेटा, अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाए, लिटरल मतलब जो वर्ड का रियल मीनिंग है, फायर का जो रियल मीनिंग है, फायर मीन्स
जो अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी और अर्थ खत्म हो जाएगी। और दूसरे हैंड पे आइस, आइस मींस अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, इतना ज्यादा माइनस में चला जाएगा कि लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, तो अर्थ खत्म हो जाएगी। अर्थ खत्म होने का मतलब है ह्यूमैनिटी का एंड हो जाना। और अगर हम अब सिंबॉलिक मीनिंग पे जाएं, जो मैंने अभी आपको सिंबॉलिक मीनिंग समझाए हैं, कि अगर इंसान में डिजायर है या इंसान में किसी के लिए कोई नफरत है, हेट्रेड है, तो ये दोनों क्वालिटीज भी नेगेटिव है। और अगर हर इंसान ऐसा हो गया, लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई, तो क्या होगा? लोग लड़ मर के, झगड़ मर के सब खत्म हो जाएंगे। अब रिलेट करेंगे, आपको टाइटल अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फायर का क्या मतलब है और आइस का क्या मतलब है। ठीक है, पोएम के हिसाब से। ये अब मैंने कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स निकाले हैं आपके लिए, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट पोएम नहीं है, कुछ ही वर्ड्स हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हैं। जैसे पेरिश को हम रॉट या डिके, एंड होना, डाई होना या नष्ट हो जाना, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। पेरिश मतलब कोई चीज नष्ट हो रही है। डिस्ट्रक्शन किसी चीज का विनाश होना, रुइन, रुइन मतलब कोई चीज खत्म हो गई, डिस्ट्रक्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। और सफाइस, द थर्ड वोकैबुलरी इज सफाइस, इसका मतलब ये काफी है, ये पर्याप्त है, ये इनफ है, ये एप्रोप्रिएट है, ये एडिक्वेट है, उसको हम बोलते हैं सफाइस। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कई बार उस लाइन को कोट करके कि इस लाइन का क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, ये है पोएम आपकी। तो पोएम क्या है, ज्यादा लाइंस नहीं है, फिर मैं आपको एक एक लाइन करके चलती हूँ, बताती हूँ, जिससे आपको हर चीज क्लियर हो जाए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब पोएट क्या बिलीव करता है? वो पूरे अर्थ के लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। वो सोचता है कि आधे लोग कुछ मानते हैं और आधे लोग कुछ मानते हैं। आधे लोग मानते हैं कि अर्थ जो है वो फायर या डिजायर, ठीक है, की वजह से एंड हो जाएगी। और आधे लोग मानते हैं कि जो अर्थ है वो आइस मतलब फीलिंग ऑफ हेट, नफरत करना, इसकी वजह से एंड अर्थ जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन वो क्या कह रहा है? सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो अर्थ है, जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगी, एंड मतलब खत्म हो जाएगी फायर की वजह से। और सेकंड लाइन की कहती है, और कुछ लोग कहते हैं सम से इन आइस, और कुछ जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरा ग्रुप है, वो बिलीव करता है कि जो अर्थ है वो खत्म हो जाएगी आइस की वजह से। ठीक है, तो सम से अर्थ will end, earth will die because of fire, and the other group says that the earth will end because of ice. Now third line में पोएट क्या कह रहा है? From what I have tasted of desire। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में कि यहाँ पे आई कौन है, who is I here? तो आपको याद रखना है कि आई यहाँ पे पोएट है। ठीक है, उसमें ऑप्शन आएगा कि आई पोएट है, कि आई कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कि आई यहाँ पे एक छोटा लड़का है, कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको बोलना है आई पोएट है। तो पोएट क्या कह रहा है थर्ड लाइन में? फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। टेस्ट मतलब यहाँ पे क्या है? उसे डिजायर को टेस्ट कैसे करेगा? वो लिख तो किसी चीज को कर नहीं सकता। डिजायर का मतलब है कि वो भी एक टाइम लाइफ में बहुत डिजायरस था, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इच्छा थी कुछ ना कुछ कमाने की, कुछ ना कुछ करने की, और वो सबके बारे में भूल जाओ। देखो बेटा, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, ये इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर आप उस हद तक चले जाएं, उस हद तक गिर जाएं कि आप किसी की चिंता ना करें, किसी की लाइफ की चिंता ना करें, किसी की फीलिंग्स की चिंता ना करें, तो ये गलत बन जाता है। तो पोएट कह रहे मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है, इसका मतलब मैं भी कभी ऐसा था लाइफ में, मैं किसी की परवाह नहीं करता था, सिर्फ अपने डिजायर की परवाह करता था। ठीक है, सो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो जब मेरे को पता है कि डिजायर कैसा होता है, क्योंकि मैंने खुद खुद इसको महसूस किया हुआ है, तो आई होल्ड विद दोज मतलब मैं उस वाले ग्रुप में जाना चाहता हूँ जो ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो फायर की वजह से एंड हो जाएगी। आई होल्ड विद दोज मतलब आई गो इन दैट कैटेगरी, मैं उस कैटेगरी में, उस ग्रुप की तरफ जाना चाहता हूँ जो ये विश्वास करते हैं कि जो अर्थ है वो एंड होएगी फायर की वजह से। जो पीपल फेवर करते हैं फायर को, फेवर करते हैं फायर का मतलब क्या है? यहाँ पे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, दोज हु फेवर फायर, इसका क्या मतलब है? दोज हु फेवर फायर मतलब वो लोग जो ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो फायर या डिजायर की वजह से खत्म हो जाएगी, ये वो लोग हैं दोज। ठीक है, तो पोएट कह रहे हैं जैसे मैंने डिजायर टेस्ट किया हुआ है, मैं डिजायर जानता हूँ कैसा होता है, तो मुझे लगता है कि अर्थ जो है वो फायर की वजह से खत्म हो सकती है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड। अब अपने आप को पोएट किस ग्रुप में मान रहा है? फर्स्ट ग्रुप में मान रहा है, जो जो पीपल बिलीव करते हैं अर्थ इज गोइंग टू एंड बिकॉज ऑफ फायर। नेक्स्ट इज बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब यहाँ पे आता है एक नया वर्ड, इट किसके लिए स्टैंड कर रहा है? वैसे आपको पढ़ के समझ आ रहा होगा, इट स्टैंड कर रहा है यहाँ पे अर्थ के लिए, वर्ल्ड के लिए। अर्थ होगा, वर्ल्ड होगा, ह्यूमैनिटी होगा, सब चलेगा। ठीक है, तो बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब आपको मतलब दिखाया था, पेरिश मतलब नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। अगर अर्थ को 2 बार डिस्ट्रक्ट होना हो,
अगर एक बार तो चलो मान लिया कि फायर बहुत ग्रेट चीज है, डिजायर बहुत ग्रेट चीज है, अर्थ एंड कर देगी, लेकिन अगर अर्थ को 2 बार, ट्वाइस मतलब 2 बार डिस्ट्रक्ट करना है तो क्या होगा? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। आई मतलब अगेन पोएट, पोएट कह रहे मुझे लगता है कि मैं हेट के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब कोई किसी से नफरत करता है तो क्या होता है, कि वो सब कुछ भूल जाता है, वो किसी की फीलिंग्स के प्रति इनसेंसिटिव हो जाता है। उसको ध्यान ही नहीं रखता कि कोई मेरे साथ है भी, किसी को मैं हर्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं उसे इतना नफ़रत कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो पोएट कह रहा है मैं जानता हूँ हेट को भी। आई नो इनफ, इनफ मतलब काफ़ी जानता हूँ मैं हेट के बारे में। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, और मुझे लगता है डिस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, आइस इज़ आल्सो ग्रेट। आइस मतलब फीलिंग ऑफ हेट्रेड। ठीक है? किसी को किसी से चिढ़ना, किसी से नफ़रत करना। तो जो नफ़रत करने की जो आदत है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, इससे भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये नफ़रत भी बहुत ग्रेट है। ग्रेट इन द सेंस किस चीज़ में ग्रेट है? किस चीज़ में बड़ी है ये नफ़रत? अर्थ को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स सफिशिएंट, काफ़ी है, पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? आइस जो है वो पर्याप्त है अर्थ को ख़त्म करने के लिए। जो हम एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं, वो नफ़रत की जो फीलिंग है वो काफ़ी है कि वो अर्थ को ख़त्म कर सकती है। मतलब वो उस नफ़रत के अंदर भी वो पावर है, वो ग्रेटनेस है कि वो अर्थ को ख़त्म कर देगी। अगर हम सेकंड स्टैंज़ा को फिर देखते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर अर्थ को दूसरी बार मरना है, दूसरी बार ख़त्म होना है, तो आई नो कि हेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हेट भी डिस्ट्रक्शन कर सकती है। आइस के अंदर बहुत बड़ी पावर है। आइस मीन्स जब भी मैं आइस बोल रही हूँ मतलब हेट, फीलिंग ऑफ हेट्रेड, नफ़रत करने की क्षमता। तो जो नफ़रत है वो भी सफिशिएंट है, वो भी सफाइस है, वो भी पर्याप्त है अर्थ को खत्म करने के लिए। तो फर्स्ट स्टैंज़ा में पोएट सपोर्ट करा है फायर को, और सेकंड स्टैंज़ा में पोएट सपोर्ट करा है आइस को। तो वो क्या कहना चाहता है कि चाहे फायर हो, चाहे आइस हो, दोनों ही नेगेटिव हैं। क्योंकि अगर हम बहुत डिजायरस हैं, हम बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं अपने अंदर किसी के बारे में भूल के, तो वो भी गलत है। और अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं सब कुछ भुला के, वो भी गलत है। तो दोनों ही वजह से अर्थ का एंड हो सकता है, अर्थ खत्म हो सकती है। ठीक है? तो पोएम का निष्कर्ष ये निकलता है कि अर्थ जो है वो खत्म हो सकती है आइस से भी और फायर से भी। तो पोएट आपसे कहना क्या चाहता है? कि आप बहुत ज़्यादा नफ़रत करो लोगों से? क्या कहना चाहता है? पोएट डेफिनिटली ये कहना चाहता है कि अपने अंदर से जो आपकी ये फीलिंग है ना कि आप दूसरे के लिए इनसेंसिटिव हो जाते हो, दूसरे के अंदर आप किसी और की केयर ही नहीं करते हो, वो फीलिंग्स को दिल से निकाल दो। अगर आप चाहते हो कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी इस अर्थ पे ज़िंदा रहे, तो इन सब फीलिंग्स को निकाल दो। नफ़रत करने की, बीइंग डिज़ायरस होने की और पाने की, इस इन फीलिंग्स को अपने दिल से निकाल दो। ठीक है? मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। अब हम इसके पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पोएटिक डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आपको खुद आना चाहिए कि एलिट्रेशन कैसे निकलता है। एलिट्रेशन आप देख सकते हैं, सम से, मैंने आपको बताया था एलिट्रेशन इज़ व्हाट? रिपिटिशन ऑफ साउंड। जब साउंड की रिपिटिशन होती है, जैसे हम हिंदी में आपने अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा, वर्ण की आवृत्ति से जो साउंड चेंज मतलब दोबारा-दोबारा रिपीट होता है, ठीक है? तो सम से स की साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। ठीक है? एग्ज़ाम में आएगा, एक लाइन दे देंगे आपको पोएम की, आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन-सा पोएटिक डिवाइस है। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं, एसोनेंस। एसोनेंस, आई होल्ड विद दोज़ हू फेवर फायर। अब मैंने आपको बताया था एसोनेंस क्या होता है, जैसे वोवेल्स होते हैं, उसमें कोई भी एक वोवेल की साउंड ज़्यादा आ रही है। जैसे यहाँ पे किस वोवेल की साउंड ज़्यादा आ रही है, आप खुद बताइए? होल्ड, दोज़, हू, फेवर। सो ओ वोवेल की साउंड ज़्यादा आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है? एसोनेंस है। अच्छा, फेवर फायर में एक और पोएटिक डिवाइस है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँगे, ठीक है? मैं वेट करूँगी आपका फेवर फायर, आप मुझे खुद बताएँगे कि इसमें एक और पोएटिक डिवाइस चल रहा है एसोनेंस के अलावा इस लाइन में, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट में आती हूँ, एन्जैम्पमेंट। एन्जैम्पमेंट मैंने आपको पहले बताया था पहली वीडियो में कि जब एक लाइन को हम ब्रेक करके 2 या 3 लाइन में लिख देते हैं, उसको हम एन्जैम्पमेंट कहते हैं। अब एक ही लाइन का मैंने एग्जांपल आपको दिया हुआ है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। तो ये एक ही लाइन है, लेकिन पोएट ने इसको ब्रेक कर दिया है। आपको पता है ना, ब्रेक राइम स्कीम को बनाने के लिए करते हैं। मैं फिर आपको राइम स्कीम दिखाऊंगी क्या है इस पोएम की। आगे चलते हैं। तो इंजैबमेंट समझ आ गया। इंजैबमेंट आपको बोलना भी सीख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। दूसरा है मेटाफर। मेटाफर अभी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि उस पोएम में मेटाफर नहीं था। मेटाफर मतलब होता है जब हम किसी चीज को किसी से कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं कि इसकी क्वालिटीज इसके अंदर भी वही क्वालिटीज हैं जो इसके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं दैट ही इज द लायन ऑफ द फैमिली, तो जैसे लायन जंगल का राजा होता है, जैसे ही इज द लायन ऑफ द फैमिली, आई मीन टू से दैट ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, वो इस घर का हेड है। वो क्योंकि उसके अंदर लायन की क्वालिटीज हैं कि उसको हेड करने की क्वालिटीज हैं।
तो यहाँ पे हमने फायर को डिजायर माना है, इसलिए वो मेटाफर है। जहाँ पे भी फायर लिखा हुआ है इसका मतलब है डिजायर, मैंने आपको शुरू से समझाया है। और जहाँ पे आइस लिखा हुआ है उसको हम कह रहे हैं वो हेट्रेड है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये मेटाफर है। ठीक है। एनाफोरा क्या होता है? मैंने इसमें लिखा है फर्स्ट टू लाइन्स। अब हम देखते हैं कि एनाफोरा क्या होता है। फर्स्ट टू लाइन्स को हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट टू लाइन्स में क्या है? सम से, सम से। बोथ दी लाइन्स किससे स्टार्ट हो रही हैं? सम से, सम से। तो इसका मतलब जब कुछ लाइन्स सेम वर्ड से या सेम फ्रेज से, फ्रेज मतलब एक एक ग्रुप ऑफ वर्ड से, तो सम से, सम से। तो इसका मतलब अगर एक से ज्यादा लाइनें सेम फ्रेज से शुरू होती है तो वहां पे एनाफोरा होता है। देखो आजकल आपको रिदमिक नहीं लग रहा? सम से the world will end in fire, some say in ice, some say this, some say that। तो ऐसे करके एनाफोरा एक रिदम देता है। तो एनाफोरा वहां होता है जहाँ पे जो लाइंस हैं वो जहाँ पे कुछ फ्रेज जो है वो कुछ लाइंस में रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया एनाफोरा। तो ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस है जो इस पोएम में यूज हुआ है। आई एम सॉरी। ठीक है। अब हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं। देखो आई हैव सेलेक्टेड सम। आप और भी सेलेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स ला सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अब मैं पढ़ती हूँ एक एक क्वेश्चन, आप खुद बताइएगा इसका आंसर क्या है। Identify the most likely tone of the poet in the lines to say that for destruction, ice is also great। अब हमें बताना है कि इस लाइन में पोएट की टोन कैसी है। टोन मतलब उसका बोलने का तरीका कैसा है। वो बहुत खुश हो रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला है सरकास्टिक। सरकास्टिक का मतलब होता है जब हम किसी के ऊपर कोई कमेंट पास करते हैं। ठीक है। सीरियस, वो बहुत सीरियस है। एम्यूज, वो बहुत हैप्पी है। या वो सेलिब्रेटरी, मतलब ही इज सेलिब्रेटिंग इट। ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ही इज सरकास्टिक। ठीक है। वो कमेंट पास करते हुए बोल रहा है कि अगर आपके अंदर किसी के लिए हेटेड है तो वो बहुत नुकसानदायक होने वाली है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल फायर डू टू द वर्ल्ड। फायर से वर्ल्ड का क्या होने वाला है। अगर किसी के अंदर फायर है तो वो क्या कहना चाहता है पोएट। पुट द वर्ल्ड टू एन एंड, एंड वाला है वर्ल्ड का। पुट द वर्ल्ड टू अ न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग होने वाली है, नई शुरुआत। बिगनिंग मतलब शुरुआत। मेक द वर्ल्ड डेवलप्ड, एक एक अच्छा नेशन बनने वाला है। या नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई नहीं। आपको पता है इसका आंसर कौन सा सही है। इसका ए पार्ट सही है, पुट द वर्ल्ड टू एन एंड। नेक्स्ट इज नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया। अब इसमें बताइए इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। एसोनेंस है। एसोनेंस का पता है, वर्बल साउंड को जो रिपीट करता है। एलिट्रेशन, लिटरेशन दिख रहा है आपको कहीं पर यहाँ? यस, फेवर फायर में एलिट्रेशन है। थर्ड में नन, कोई भी नहीं है। और डी में बोथ। बोथ मतलब एसोनेंस और एलिट्रेशन दोनों है। तो आपको समझ आ गया होगा इसके अंदर दोनों है, क्योंकि वोवल साउंड भी आ रहा है इसमें ओ ओ वाला। ठीक है। और इसमें फेवर फायर भी आ रहा है, तो इसके अंदर दोनों ही पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हेट बोर्न ऑफ कोल्ड रीजनिंग मेक्स अ मैन। अगर आपके अंदर हेट्रेड है बिकॉज ऑफ कोल्ड रीजनिंग, मतलब कोल्ड फीलिंग्स की वजह से। देखो बेटा हम कहते हैं ना, अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं ना ही हैज वार्म फीलिंग्स फॉर मी, इसका मतलब वार्म फीलिंग्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में जब हम यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि वो फ्रेंडली है, वो बहुत अच्छी फीलिंग रखता है मेरे लिए। कोल्ड फीलिंग का मतलब होता है इंग्लिश में कि उसकी फीलिंग्स मेरे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है। तो उसका क्या मतलब है। अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, a better individual, a bitter human being और insensitive to feeling। तो इसका मतलब है insensitive। sensitive, insensitive मतलब जिसको किसी की फीलिंग की कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन पे ही द क्वेश्चन सेज व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्फेस इन द पोएम। कन्फेस मतलब मान लेना। पोएट ने किस बात को मान लिया है पोएम में। ठीक है। तो किस बात को मान लिया है देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ही कुड हैव रिटन बेटर, उसको लग रहा है कि उसने पोएम अच्छी नहीं लिखी है, वो और अच्छी लिख सकता था। ही इज सॉरी फॉर नॉट राइटिंग ट्रूथ, उसने सच्चाई नहीं लिखी है पोएम में। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था भाई। ही हैज डन इनजस्टिस टू द पोएम, उसने पोएम को जस्टिफाई करके नहीं लिखा, उसने कोई असली बात, रियल बात नहीं लिखी है, नहीं। ही हैज हिमसेल्फ टेस्टेड डिजायर, उसने खुद भी डिजायर को टेस्ट किया, उसने खुद भी वो डिजायरस था लाइफ में। तो ऑब्वियसली ये फोर्थ ऑप्शन ही सही है, क्योंकि उसने फर्स्ट पैराग्राफ में कन्फेस किया है कि मैं भी लाइफ में डिजायरस रहा हूँ। ठीक है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन सेज द राइम स्कीम ऑफ द पोम। अभी आप मुझे खुद बताएंगे। मैंने आपको पहली वीडियो में राइम स्कीम निकालना सिखाया था। अब इस कंप्लीट पोएम में कौन सी राइम स्कीम है मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। अब मुझे एक क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ना है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएंगे कि ए बी सी डी में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस पोएम की राइम स्कीम को बताता है। ठीक है।
होपफुली आपको पोएम समझ आई, आपको सारे पोएटिक डिवाइसेस समझ आए, क्योंकि बेटा आपके ये एग्ज़ाम में जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ फ़ॉलो कीजिए सारी वीडियो को। मैं ट्राई करूँगी मैं सारी जो फर्स्ट टर्म में आपका सिलेबस आने वाला है, उसकी वीडियोज़ बनाऊँ और आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, जस्ट वीडियोज़ को देखिए और थोड़ा-सा याद कीजिए, आप ज़रूर अच्छे अंक ले पाएँगे, ठीक है? थैंक यू किड्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास और आगे भी जॉइन करते रहें। धन्यवाद बच्चों।